जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आज हम हिंदी साहित्य से शुरू करेंगे और हिंदी साहित्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिस तरह से आते हैं उसी तरीके से यहाँ पे हमें क्वेश्चन और उसका आंसर साथ के साथ करते हुए आगे बढ़ना है। तो एक बार फिर सभी दोस्तों का शुक्रिया कि आपने यहाँ पे सुबह के समय जो बैच है उसमें आके सरस्वती की आराधना से आप अपना दिन शुरू करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी का प्रथम व्याकरण जोशुआ केटलर ने लिखा था। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है, इसके साथ साथ बाकी जो हमारे प्रश्न बनते हैं उन पे भी हमें फोकस रखना है। जैसे अगर हम विश्व का या भारत का कहे तो विश्व या भारत का संस्कृत में लिखा गया व्याकरण ग्रंथ पाणिनि के द्वारा लिखा गया। पाणिनि, और किस नाम से लिखा गया था? अष्टाध्यायी। इस तरह के क्वेश्चन हम गलत करते हैं हमेशा। यहाँ पूछा गया हिंदी का प्रथम व्याकरण, हिंदी का प्रथम व्याकरण वो लिखा गया जोशुआ केटलर के द्वारा, जबकि विश्व और भारत का संस्कृत में लिखा गया पहला व्याकरण ग्रंथ है पाणिनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी की रचना हुई। वो अपने आप में विश्व का पहला व्याकरण का ग्रंथ माना जाता है और सबसे पहले व्याकरण शास्त्री जो माने जाते हैं, जिनको व्याकरण कहते हैं, वो पाणिनि हैं। लेकिन हिंदी का पहला व्याकरण किसके द्वारा? जोशुआ केटलर के द्वारा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास, लेखन की परंपरा का सूत्रपात गार्दा तासी ने किया। गार्दा तासी फ्रांस के रहने वाले थे। आपको ये ध्यान रखना है, भारतीयों ने काम कम किया है हिंदी साहित्य पे स्टार्टिंग में, ठीक है। पहले विदेशियों ने काम किया है। गार्दा तासी फ्रांस के रहने वाले, इन्होंने फ्रेंच भाषा में स्थावर द ला लेतुर्वे ए इंदुए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ की रचना की। तो ये है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ, जो कि हिंदी में ना लिखकर फ्रेंच भाषा में लिखा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, अनेक संस्कृत साहित्य और हिंदी के जो काव्य ग्रंथ थे उनको पढ़ने के बाद में उनके अनुवाद करने का काम, और साथ के साथ हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा, उनका नाम था गार्दा तासी। तो ये इस तरीके से आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि यहाँ जोशुआ केटलर कौन थे? हिंदी के पहले व्याकरण शास्त्री। हिंदी के पहले व्याकरण शास्त्री कौन थे? तो राइट आंसर है जोशुआ केटलर। ऐसे ही गार्दा तासी का नाम हिंदी साहित्य में किस लिए जाना जाता है? प्रथम इतिहास लेखन की दृष्टि से। इन्होंने पहला इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा? फ्रेंच भाषा में। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा? संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी में या फ्रेंच में। ज्यादातर बच्चे हिंदी में करके आएंगे, जबकि हिंदी के अंदर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज के नाम से पहला इतिहास ग्रंथ लिखा था, लेकिन उनसे पहले फ्रेंच भाषा में इतिहास ग्रंथ हमारा लिखा गया। शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में लिखा गया, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो जो हिंदी भाषा में लिखा गया वो जो पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है हमारा, वो कौन सा है? शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज किसने लिखा? शिव सिंह सेंगर ने। अपने नाम पे ही अपने ग्रंथ का नाम रखा, तो शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ दूसरा जो यहाँ पे क्वेश्चंस आपका बनेगा, फिर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पे एक शब्द आया है ऐतिहासिक। तो ये जो ऐतिहासिक है ये कैसे बना है? ये इतिहास में इक प्रत्यय लग के, और जब भी किसी शब्द में इक प्रत्यय लगता है तो आपको ये ध्यान रखना है उसके छोटे ई का आई में परिवर्तन, ए का आ में परिवर्तन हो जाता है, और औ या छोटे ऊ का औ में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात ये सारे छोटे किस में बदल जाते हैं? बड़े में। तो यहाँ ई के स्थान पे ये जो आई आया है उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ऐतिहासिक शब्द किससे बना है? इतिहास में इक प्रत्यय रखकर। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ ई का किस में परिवर्तन हो गया? आई में परिवर्तन हो गया। और इस शब्द में यहाँ संधि भी हुई है। ठीक है, साहित्य और ऐतिहासिक। तो ये शब्द मूल रूप से क्या है हमारा? ये शब्द मूल रूप से है हमारा साहित्य, साहित्य और इसके बाद में ऐतिहासिक, साहित्य और ऐतिहासिक। और ये भी कैसे बना है? इतिहास और एक लग के। यहाँ पे आई आ गया इसके वाला, इसीलिए यहाँ एक मात्रा आई है। तो कई बार शब्दों में संधि के द्वारा दो अलग अलग शब्दों को मिलाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह के भी कोई वर्तनियों के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार प्रत्यय वगैरह के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द मॉडर्न वर्णानुकूल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये काल कर्मानुसार, काल कर्म के अनुसार लिखा गया हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया। द मॉडर्न वर्णानुकूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया कालमा कर्म के अनुसार हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जॉर्ज ग्रियर्सन को दो वजह से जाना जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास में। एक तो इन्होंने सबसे पहले काल विभाजन किया, काल विभाजन, काल कर्मानुसार कहे या काल विभाजन। दूसरा इन्होंने नामकरण किया है कालों का। क्या किया है? कालों का नामकरण, उनको नाम दिए। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, काल विभाजन, कालों के नामकरण अर्थात काल कर्मानुसार लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्णानुकूल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने में, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप अर्थात सीक्वेंस में, कि सबसे पहले आदिकाल, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा। ठीक है, तो सबसे पहले वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और इसके बाद आधुनिक काल, ये जो नाम दिए थे ये सारे के सारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिए थे। तो कालों के नाम आदिकाल प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल कहना, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहना, उत्तर मध्य काल को रीति काल कहना और आधुनिक काल को गद्य काल कहना, ये सारा काम किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप सीक्वेंस देने का कार्य किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। काल विभाजन नामकरण करने का काम किया जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्णानुकूल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। और हिंदी साहित्य में जो पहला इतिहास ग्रंथ हिंदी में लिखा गया वो शिव सिंह सेंगर के द्वारा शिव सिंह सरोज के रूप में। और सबसे पहला जो इतिहास ग्रंथ था इन सबसे पहला वो था गार्दा द तासी के द्वारा लिखा गया फ्रेंच भाषा में इतिहास ग्रंथ, जिसका नाम था इतवार दे ला लेतुर्वे इंदुए हिंदुस्तानी।
यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का नामकरण है, अर्थात कालों के नामकरण के लिए किसको जाना जाता है? जॉर्ज ग्रियर्सन को। तो ये कालों का नामकरण और काल विभाजन किस ग्रंथ में हुआ? द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्लियर? तो ये किसके द्वारा लिखा गया? जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया। पूरा नाम याद ना रख के केवल ग्रियर्सन भी याद रखेंगे तो भी कालों का नामकरण और काल विभाजन, ठीक है। जबकि हिंदी साहित्य को, इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? रामचंद्र शुक्ल को। अगर इतनी बात आपकी समझ में आई तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, वो क्वेश्चंस अपने आप में खुद आंसर और खुद क्वेश्चंस एक एक लाइन। इसके बाद फिर यहाँ ऐसे ही पढ़ने के बाद में हम अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे काल के आधार पे। पहले आदिकाल से बनने वाले तमाम क्वेश्चनों को लेंगे, उसके बाद फिर भक्ति काल पढ़ाएंगे, फिर भक्ति काल से पूछे जाने वाले प्रश्न। अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। यहाँ का काम यहाँ ही कंप्लीट करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे लेके नहीं जाना है, क्योंकि जैसे ही आदिकाल हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद आदिकाल से पूछे गए अलग अलग एग्जाम में जो प्रश्न यहाँ से बनने हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे प्रश्न भी आपके सामने रहेंगे। इसमें से कुछ प्रैक्टिस में कराऊंगा और कुछ आपको पीडीएफ देंगे जो आपको खुद अपने आप प्रैक्टिस करने हैं। जी, क्लियर, वेरी गुड। हाँ, ध्यान ये रखना है, जो भी चीज यहाँ पे जिस चीज से मैं पढ़ाऊंगा वो पीडीएफ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उनके आधार पे जो क्वेश्चंस है वो भी आपको मिलेंगे। जी, नहीं, ये क्लास जब आपकी 9:30 बजे कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद 6 महीने तक आपके सिस्टम पे ये क्लास रहेगी और उसके आधार पे फिर चीजों को लेके आपको आगे बढ़ना है। 6 महीने के बाद जो भी बैच की वैलिडिटी होती है उसके बाद में क्लासेस शो नहीं होती। आप आज का काम आज ही कंप्लीट करोगे, कल पे नहीं छोड़ोगे। जी, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ एवं रचनाकार। तो यहां से क्वेश्चंस हैं कि इस्तावार द ला लेतुर्वेंदुए हिंदुस्तानी, ये 1839 में लिखा गया ग्रंथ है, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया। किस में लिखा गया था? ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। क्लियर? किसने लिखा था? गार्दा द तासी। तो गार्दा द तासी के द्वारा लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ क्या है? इस्तवार द ला लेतुर्वे हिंदुस्तानी 1839। ये सन भी इसके याद रखना है। शिव सिंह सरोज, तो शिव सिंह सरोज ने 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर ने इसको लिखा था शिव सिंह सरोज के नाम से। यह हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है आपका। इसमें लिखा गया हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ। अब अंदाजा लगाइए कि पहला इतिहास ग्रंथ हिंदी भाषा में, जो हिंदी का ही इतिहास ग्रंथ था, वो लिखा गया 1883 में, और जबकि उससे पहले गार्दा द तासी ने फ्रेंच भाषा में इसको 1839 ईस्वी में लिख दिया था। मॉडर्न, क्योंकि उस समय परिस्थितियां हमारी ऐसी थी कि हम गुलाम थे, अंग्रेजों के अधीन थे, हमारे पास संसाधनों की कमी थी, विद्वानों की कमी नहीं थी, लेकिन सारी सत्ता इन्हीं लोगों के हाथ में थी, ये स्वतंत्र थे। तो इसी वजह से इन्होंने जो काम किया वो टेंशन फ्री होके किया। यहाँ तो रोजी रोटी का ही सवाल पैदा था उस समय, तो इसलिए गलती नहीं है हमारे इतिहासकारों की कि हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ फ्रेंच में क्यों लिखा गया, पहले तो हिंदी में ही आना चाहिए था। मॉडर्न वर्णानुकूल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1889 में जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया।
जिसको हम काल कर्मानुसार और नामकरण, काल विभाजन के लिए जाना जाता है, काल विभाजन और वह नामकरण, जिसमें अलग अलग नाम रखे गए। इससे पहले ये काम काल विभाजन और नामकरण का ऊपर नहीं हुआ था। ऊपर तो चीजें बिना सीक्वेंस की थी, उसका सीक्वेंस भी बनाने का काम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। हिंदी साहित्य विमर्श, तो हिंदी साहित्य विमर्श क्या है? 1923 पद्मूलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा ये लिखा गया। 1923 पद्मूलाल पुन्नालाल बख्शी, हिंदी साहित्य विमर्श। हिंदी भाषा का विकास 1924 डॉक्टर श्याम सुंदर दास, तो ये क्या है? 1924 में श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखा गया, इस टाइटल से हिंदी भाषा का विकास। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 रामचंद्र शुक्ल, पहला व्यवस्थित क्रम में लिखा गया, सीक्वेंस में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है रामचंद्र शुक्ल जी का, हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, ये सारे टाइटल है हमारे इतिहास ग्रंथों के, पुस्तकों के। 1930 में लिखा गया सूर्यकांत शास्त्री के द्वारा। फिर 1930 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दूसरा फिर लिखा, हिंदी भाषा और साहित्य के नाम से। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 में रामशंकर शुक्ल, ये रसाल के नाम से लिखते थे, इनका उपनाम था। तो रसाल क्या है? यहाँ उपनाम है। जैसे आपके घर का नाम कुछ और होता है और जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें नाम कुछ और रहता है आपका। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में जो लिखा गया कृष्ण शंकर शुक्ल के द्वारा। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, ये दूसरा इतिहास ग्रंथ इनका। हिंदी साहित्य का अतीत आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने वीर काल कहा था आदिकाल प्रारंभिक काल को। तो ये क्या है? आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1978 में बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा। अब इनको इतने सारे इतिहास ग्रंथ लिखे गए, इनको याद करने का तरीका क्या है? क्योंकि यहाँ इनकी कोई डेफिनेशन नहीं है और शॉर्ट ट्रिक, इतना बड़ा इतिहास है हमारा हिंदी साहित्य का, शॉर्ट ट्रिक एक दो तो है नहीं। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक का फायदा तभी रहता है जब दो चार ही हो। जब बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक बन जाती है तो वे सारी शॉर्ट ट्रिक ही हम भूल जाते हैं। तो फिर यहाँ पे जो तरीका है आपके पास, वो तरीका ये है कि जिनमें से जो महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछे जाते हैं, उसको एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, जिसको आपको करना ही है। क्योंकि इनमें से जो इतिहासकार ज्यादा फेमस हुए हैं, ज्यादातर उन्हीं के इतिहास ग्रंथों के नाम पूछे जाते हैं। एक तो आपको ये तैयार करना है, किसी न किसी रूप में अनेक बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। गारदादा तासी के द्वारा लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ, वो भी कब लिखा गया? 1839। फिर शिव सिंह सेंगर के द्वारा जो पहला इतिहास ग्रंथ लिखा गया 1883। दूसरा ये भी करना है। तीसरा आपको ये भी याद रखना है, मॉडर्न वर्नानुकूल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1889, काल विभाजन नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन। इसके बाद में ये आप छोड़ सकते हो, यहाँ पे आपको ये करना है। फिर रामचंद्र शुक्ल, कितने हो गए? चौथा आपको ये करना है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, व्यवस्थित क्रम में
हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा गया। इसके बाद में यहाँ पे फिर आपका जो है श्याम सुंदर दास ने पहले भी लिखा है हिंदी भाषा और विकास के नाम से। यहाँ पे देखो हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर श्याम सुंदर दास, लेकिन ये इनका इतना फेमस नहीं हुआ। हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 में जो इन्होंने लिखा था वो इनका इतिहास ग्रंथ फेमस रहा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। इसके साथ साथ आपको यहाँ फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो यहाँ पर इन्होंने 3 लिखे हैं। एक तो हिंदी साहित्य की भूमिका, ये महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये 40 में लिखा है, ये 52 में लिखा है। ये दूसरा भी हिंदी साहित्य का आदिकाल 52 में लिखा है। तो ये तीनों क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। तो इनमें से ये वाला 1940 में हिंदी साहित्य की जो भूमिका लिखी, ये इतिहास ग्रंथ इनका फेमस है। और ये भी सन भी आपको याद रखना है, हिंदी साहित्य की भूमिका कब लिखी गई थी, 1940 में। किसके द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के। ये सब क्या है, इतिहास ग्रंथ है। इसके बाद हिंदी साहित्य का अतीत क्या है, आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र हैं, ये भी इतिहासकार रहे हैं। इसके साथ हिंदी साहित्य का तो ये कितने हो गए थे हमारे, 7 है हमारा ये वाला विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 8वां है राम कुमार वर्मा, ठीक है। 9वां है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसके बाद 10वां है आपका हिंदी साहित्य संवेदना का विकास। इन 10 में से ही अनेक बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आगे भी इन्हीं में से आएंगे। पढ़ाएंगे हम सारा, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसी के आधार पे चीजों को लेके आपको आगे बढ़ना है, इनको भूलना नहीं है। यह तो आप इसी पीडीएफ से जो आपको मिलेगी, अलग से आपको इन 10 को एक पेज पे लिख लेना है, वो आपका नोट्स तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आना इन्हीं में से ही है, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। दूसरी चीज इनको याद करने की, क्योंकि तरीका हम बताएंगे, अप्लाई आपको करना है। इनको याद करने का दूसरा तरीका क्या है उसको देखो। यहां पे आपको ध्यान रखना है, ए हिंदुस्तानी जो ग्रंथ लिखा वो गारदा द तासी का है। ऑफ हिंदुस्तान जो ग्रंथ है वो ग्रियर्सन का है, ये आपको ध्यान रखना है। ए हिंदुस्तानी ग्रंथ किसका है, क्योंकि जब भी वो देगा पूरा देगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। या तो टाइटल का लास्ट वाला शब्द याद रखो, या किसी भी टाइटल पुस्तक का जो पहला नाम है उसको याद रखो, स्थावर्द है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहां आपको ध्यान रखना है, इसमें भी स्थावर्द है, इसमें भी ए हिंदुस्तानी है, और गारदा द तासी में भी द या दा है। गारदा दा भी बोलते हैं, जरूरी नहीं है दे ही आए, ठीक है। तो यहाँ पे भी ए हिंदुस्तानी है, स्थावर्द है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, स्थावर्द ऐसे, क्योंकि बिना इसके तो देगा नहीं। इन्हीं में कंफ्यूजन होता है। अब तो आप आराम से बता रहे हो, और जिन्होंने 4-5 बार पहले पढ़ा हुआ है वो भी बताएंगे, लेकिन जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो गलती करेंगे किसमें, यहाँ गारदा द तासी और ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों में। तो यहाँ आपको ध्यान रखना, ये क्या है, आप हिंदुस्तान किसका ग्रंथ है, ग्रियर्सन का। या फिर आपका हो गए मॉडर्न वर्णानुकूलर, ठीक है। मॉडर्न वर्णानुकूलर किससे संबंधित है, ग्रियर्सन से। क्लियर। जब इसम की बात करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। इसके बाद में यहाँ हिंदी भाषा और साहित्य, भाषा और साहित्य, साहित्य के साथ भाषा को किसने जोड़ा, श्याम सुंदर दास ने। इसके बाद में यहाँ भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका शब्द का प्रयोग किसने किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास ग्रंथ में। यहाँ पे हिंदी साहित्य का अतीत शब्द का प्रयोग किसने किया, विश्वनाथ प्रसाद ने। इसके बाद आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा, राम कुमार वर्मा ने, तो आलोचना शब्द का प्रयोग किया। इसके साथ
यहाँ पे हिंदी साहित्य संवेदना का विकास, तो संवेदना का विकास शब्द हिंदी साहित्य के साथ किसने जोड़ा? 1986 राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो टाइटल के अंदर शब्द दिए गए हैं उन शब्द से, क्योंकि हिंदी साहित्य तो सब में है, यहाँ भी हिंदी साहित्य है, जो शब्द दिए गए हैं उसी शब्द की प्रस्तावना और भूमिका तैयार की गई है इन इतिहास ग्रंथों में, इसीलिए वो दूसरे से डिफरेंट रहा। बाकी सब ने एक ही विषय वस्तु को समान रूप से अलग अलग तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इसके बाद रचना और रचनाकार, जो यहाँ पे आदिकाल के अंतर्गत जो फेमस रचनाकार आए वो किस तरीके से हैं। तो एक तो क्वेश्चन हमारा किसका बना? एक क्वेश्चन तो बन गया प्यारे दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास की जो भूमिका है वो किसने कहा, किस रूप में स्वीकार की। फिर निम्नलिखित में से जो इतिहास ग्रंथ हैं उनके रचनाकार, ये सारे के सारे हमारे ये इतिहास ग्रंथ, उनको लिखने वाले, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ प्रेम सागर लल्लूलाल हिंदी की प्रथम गद्यकार ये माने जाते हैं। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार किसे कहा जाता है? ठीक है, लल्लूलाल को। इन्होंने कौन सी रचना लिखी? प्रेम सागर के नाम से। सदल मिश्र की प्रसिद्ध रचना है नासिकोपाख्यान, ठीक है, नासिकोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र की। सुख सागर सदा सुख लाल की रचना है। तो यहाँ आप क्या करोगे, इसमें सुख है, सुख सागर, इसमें भी सुख है, तो कई बार मिलता जुलता अपने नाम से अपने काम से टाइटल दिया जाता है रचनाओं को। सदा सुख लाल ने सुख सागर लिखा, तो सुख इसमें भी है। हमेशा सदा सुख लाल की रचना और लल्लू लाल की रचना में आप उल्टा करके आते हो। तो लल्लू लाल की रचना क्या है? प्रेम सागर। सदल मिश्र की रचना नासिकोपाख्यान। सदा सुख लाल की रचना सुख सागर। राम प्रसाद निरंजनी की रचना भाषा योग वशिष्ठ। और जटमल की रचना है गोरा बादल की कथा। इसमें राजस्थान की संस्कृति और उसकी वीरता का वर्णन, गोरा और बादल की वीरता का वर्णन जटमल ने किया है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन, तो हिंदी साहित्य को सबसे पहले आदिकाल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसके बाद दूसरा प्राचीन नाम जो पड़ा है वो पूर्व मध्यकाल है। फिर इसके बाद है उत्तर मध्यकाल और फिर बड़ा आधुनिक काल। लेकिन बाद के कुछ रचनाकारों ने, इतिहास लेखकों ने इनके अनेक नाम दिए। जैसे आदिकाल को प्रारंभिक काल भी कहते हैं, बीज विपणन काल भी कहते हैं। वो किसने क्या कहा वो क्वेश्चन अलग है, इसी में लेंगे। लेकिन आदिकाल का नाम वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को बाद में भक्ति काल कहा, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा, आधुनिक काल को गद्यकाल। और ये जो नए नाम दिए ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दिए गए। तो रामचंद्र शुक्ल ने, कई बार ये भी पूछा जाता है, आदिकाल को क्या कहा? वीरगाथा काल। पूर्व मध्यकाल को क्या कहा? भक्ति काल। उत्तर मध्यकाल को क्या कहा? रीति काल। आधुनिक काल को क्या कहा? गद्य काल। तो ये थे हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किए। तो ये काल का विभाजन किसने किया था? ये काल का विभाजन अपने इतिहास ग्रंथ में सबसे पहले गिरियसन ने किया। और व्यवस्थित रूप किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने। तो हिंदी साहित्य के 4 कालखंडों में विभाजित, और ये पूछे जाते हैं अनेक बार, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन रिपीट होता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो काल विभाजन किया गया उसको देते हैं, समय दे के पूछ लेगा ये किस काल का है, या काल दे के 4 ऑप्शन में आपको समय देगा। और कई बार स्टेटमेंट वाले भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा कथन आदिकाल या वीरगाथा काल के संदर्भ में सही नहीं है, कौन सा कथन सही है। तो यहाँ जो काल विभाजन हुआ है किसके अनुसार है? रामचंद्र शुक्ल। और यही काल विभाजन अधिकांश विद्वानों के द्वारा, भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा, इतिहास लेखकों के द्वारा सही माना गया। आदिकाल अर्थात वीरगाथा काल 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल 1375 से लेके 1700, उत्तर मध्यकाल रीति काल 1700 से लेके 1900, आधुनिक काल गद्य काल 1900 से लेके अब तक। फिलहाल कौन सा काल चल रहा है?
आधुनिक काल अर्थात गद काल 1900 से लेके फिलहाल 2023 चल रहा है, अभी भी आगे इसी को रखेंगे क्योंकि पांचवा इसमें नया काल नहीं जोड़ा गया। जो भी काव्य रचना करने की जो प्रवृत्ति चल रही थी 1900 से, वो प्रवृत्ति अभी 21वीं सदी में भी चल रही है। तो इसलिए जब भी काव्य को लिखने की एक नई परंपरा का शुरुआत होगी तब इसमें पांचवा कोई कालखंड इसमें जोड़ा जाएगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यहाँ भक्ति काल का काल विभाजन या समय क्या है, 1375 से लेके 1700। तो इस तरीके से आपको पूछे जाने हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां ये क्वेश्चन ना पूछे जाते हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1375 से लेके 1700 ये क्या है, भक्ति काल। और भक्ति काल को क्या कहते हैं, पूर्व मध्य काल। पूर्व मतलब पहले का, उत्तर मतलब बाद का। ठीक है, तो मध्य काल इसलिए कहा क्योंकि ये जो समय था यहाँ ये मुसलमानों का शासन रहा है, तो उसी मुसलमानों के शासन को पूर्व मध्य काल कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अंग्रेज और मुसलमान दोनों आए तो उसको उत्तर मध्य काल कहा गया। बाद में इतिहास ग्रंथ की जो भूमिका तैयार की गई रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, इसी उत्तर मध्य काल को रीति काल नाम दिया गया। इसके बाद राम स्वरूप चतुर्वेदी ने थोड़ा 50 साल का गैप लेके रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन में जो समय निर्धारित किया उसमें 50 साल का गैप ले आए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी थी पुरानी हमारी जिसके आंतरिक और बाह्य साक्ष्य हमारे ठोस नहीं थे, मजबूत नहीं थे। हमने कुछ ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, आकलन के आधार पर ही अपने तथ्यों की समीक्षा की और उनको प्रामाणिकता के साथ यहाँ पे रखने की कोशिश की। लेकिन राम स्वरूप चतुर्वेदी को कुछ चीजें ऐसी मिली जो उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये 1050 से जो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल वीरगाथा काल का समय शुरू किया 1050 से 1375, तो इसमें 1050 में से यहाँ पर प्यारे दोस्तों 50 साल इन्होंने निकाल दिए। तो अर्थात 1000 से लेके 1375 की जगह 1350, 1350 से लेके 1650, क्योंकि यहाँ 1700 था भक्ति काल का समय किसके अनुसार, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। 50 साल यहाँ कम हो गई। फिर यहाँ पे 1700 से लेके यहाँ 1900 था, तो 50 साल यहाँ कम हो गए। 1650 से लेके 1850, यहाँ ये 1900 से लेके अब तक था आधुनिक काल रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। लेकिन राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार 1850, यानी कि 50 साल कम हो गई राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार। तो इन्होंने जो रामचंद्र शुक्ल ने रखा था, क्योंकि पहले तो उन्हीं के द्वारा ही सही तरीके से व्यवस्थित क्रम दिया गया इनको, फिर उसी की एक आलोचनात्मक व्याख्या हुई और उसमें कुछ तथ्य सामने आए निकल के, तो फिर उसमें 50 साल पहले के हिंदी साहित्य के इतिहास को रख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन और इसके साथ हिंदी में काव्य ग्रंथों की शुरुआत अर्थात हिंदी के विकसित होने की परंपरा 1000 ईस्वी के आसपास शुरू हुई, क्योंकि 1000 ईस्वी से पहले हिंदी का वर्चस्व था ही नहीं। उसको मुस्लिम शासन काल था, तो अरबी, फारसी, उर्दू का प्रयोग अधिक होता था। ठीक है, इसी वजह से जो हमारी प्राचीन हिंदी है उसको हम अरबी, फारसी, उर्दू मिश्रित हिंदी कहते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर शासन मुसलमानों का था तो हिंदी का बोलबाला नहीं था। तो 1000 ईस्वी से हिंदी की शुरुआत काव्य के ग्रंथों में माना जाता है। प्रयोग तो वर्बली हम किसी भी भाषा को पहले कर रहे होते हैं, लेकिन जब उसमें साहित्य लिखा जाता है, काव्य लिखा जाता है, तभी से हम उस भाषा की शुरुआत का आरंभिक काल मानते हैं, और वो है हिंदी का 1000 ईस्वी। तो ऐसे ही उर्दू, अरबी, फारसी से पहले हमारे यहाँ संस्कृत बोली जाती थी। कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम भाषा के क्रम में देखें तो सबसे पहले जो भाषा थी जो भारत में बोली जा रही थी वो संस्कृत थी। संस्कृत कुछ समय के बाद में पाली में कन्वर्ट हुई, पाली कुछ समय के बाद में प्राकृत में कन्वर्ट हुई, प्राकृत कुछ समय के बाद में अपभ्रंश में कन्वर्ट हुई, और अपभ्रंश कुछ समय के बाद में अवहट में कन्वर्ट हुई, और अवहट
प्राचीन हिंदी के रूप में, जिसको हम अरबी फारसी मिश्रित हिंदी कहते हैं, और ये प्राचीन हिंदी आधुनिक हिंदी के रूप में, जिसको हम संस्कृतनिष्ठ हिंदी कहते हैं, जिसका हम आज प्रयोग कर रहे हैं। और ये आधुनिक हिंदी कुछ समय के बाद में आपकी इंग्लिश में परिवर्तित हो जाएगी। किस में परिवर्तित हो जाएगी? इंग्लिश में। तो ये वाली जो हिंदी है ये अरबी फारसी मिश्रित हिंदी है। अरबी फारसी मिश्रित हिंदी। अरबी फारसी मिश्रित हिंदी कौन सी है? प्राचीन हिंदी। ये जो है संस्कृतनिष्ठ हिंदी है। इसमें हिंदी के शब्दों के साथ हम अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग ज्यादा करते थे प्राचीन हिंदी में। और ये क्या है? संस्कृतनिष्ठ हिंदी। संस्कृतनिष्ठ हिंदी, इसमें हम संस्कृत का प्रयोग करते थे। और ये क्या है यहाँ पे? ये अंग्रेजी की बहुलता। ये आएगा 2060 के बाद दौर। ये कब आएगा? 2060 के बाद का दौर है। फिलहाल शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे पहले हमने हिंदी के शब्दों के साथ अरबी फारसी के शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया, तो उसको प्राचीन हिंदी कहा। फिर अरबी फारसी शब्दों की स्थान किसने ले लिया? संस्कृत के तत्सम शब्दों ने। उसको हमने संस्कृतनिष्ठ हिंदी अर्थात आधुनिक हिंदी कहा। अब संस्कृत के शब्दों का स्थान कौन ले लेंगे? ये अंग्रेजी भाषा ले लेगी, जिसका दौर अभी शुरू हो गया है। हम बोलते समय लिखते समय बहुत सारे हिंदी में शब्द अंग्रेजी के प्रयोग कर रहे हैं। तो 2060 आते आते ये आधुनिक हिंदी अपने रूप को इंग्लिश के रूप में परिवर्तित कर लेगी, जो आधी हिंदी और आधी इंग्लिश होगी। ये वैदिक धर्म की भाषा थी। तो सबसे पहले वेद धर्म आया, ठीक है, वैदिक धर्म। फिर बौद्ध धर्म आया, फिर जैन धर्म आया, फिर अनेक संप्रदाय आए, मठ मठांतर आए, फिर यहाँ मुस्लिम आया। तो मुस्लिम शासन काल का जो दौर है वही हमारी प्राचीन हिंदी का दौर है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ इसी तरीके से इन सन को, ये जो प्राचीन हिंदी है, इसी का समय इन्होंने क्या बताया? 1000 ईस्वी बताया। किसने? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। और रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहे हैं? 1050। तो उससे पहले तो ये हमारी सारी भाषा ही थी हमारे देश में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। संस्कृत को 4500 साल पुरानी भाषा माना जाता है। आदिकाल अर्थात वीर गाथा काल 1050 से 1375 किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। हिंदी के प्रथम कवि, ये एक बड़ा मुद्दा रहा है हिंदी साहित्य के अंतर्गत कि हिंदी का पहला कवि कौन है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार हिंदी का पहला कवि, हिंदी की पहली रचना अलग अलग मानी गई है। लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा मान्यता मिली है वो राहुल संस्कृतायन और डॉक्टर नगेंद्र के मत को मिली है, क्योंकि दोनों ही अच्छे समीक्षक थे, अपनी बातों को प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर रखते थे। तो हिंदी का प्रथम कवि कौन है, इस संबंध में विवाद है। विभिन्न विद्वानों की दृष्टि से हिंदी के प्रथम कवि इस प्रकार है। तो यहाँ वो पूछेगा आपसे इनका नाम लेके कि राहुल संस्कृतायन डॉक्टर नगेंद्र ने सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि माना है। तो ये क्या है? हिंदी का पहला कवि होने का श्रेय किसको जाता है? सरहप्पा। पूरा नाम इनका सरहप्पा, पाद इनको बोलते थे। राहुल संस्कृतायन डॉक्टर नगेंद्र दोनों समीक्षक रहेंगे। इन्होंने सरहप्पा को इनकी रचनाओं के आधार पे उसमें अनुशीलन करने के बाद ये पाया कि इनसे पहले इस तरह की विधा हिंदी में दूसरे किसी व्यक्ति ने नहीं लिखी, इसलिए ये हिंदी का पहला कवि हुआ। रामकुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। तो कुछ तो कह रहे हैं सरहप्पा थे, कुछ कहलाए कि नहीं स्वयंभू थे। अब रीजन क्या है कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो अपने आप में इतनी विस्तृत है, इतनी बड़ी है, तो अलग अलग स्थान पर अलग अलग व्यक्ति एक ही समय में बैठ के एक ही
विषय से जुड़ा हुआ जब काम करता है तो उस तरह से समस्याएं पैदा होती है। तो पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र विशेष में जो काम किया है तो वो सरअप्पा को पहला कवि माना गया, लेकिन भारत के दूसरे कोने में बैठ के स्वयंभू भी एक काम कर रहा था उसी तरह का। तो फिर ये बात जब बाद में निकल के आई, वो बोले कि सरअप्पा ने जो खूबी थी सरअप्पा के ग्रंथों में जिन चीजों का प्रयोग था उससे भी डिफरेंट तरीके से स्वयंभू ने भी अपनी रचनाओं में वो बात कही। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना। तो सरअप्पा, स्वयंभू और शालिभद्र सूरी, अब तीनों आ गए ऑप्शन में, क्या करोगे? तो उस कंडीशन में ये तो वो देगा सभी को माना जाता है या फिर आपको केवल और केवल सरअप्पा को लगाना है। ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन जो कि विवादित होते हैं वो कंडीशन बना के पूछेगा कि राहुल सांस्कारतायन या डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी का पहला कवि, ऑप्शन आपके ये रहेंगे। तो राइट आंसर सरअप्पा। रामकुमार वर्मा के अनुसार पहला कवि स्वयंभू। गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा पहला कवि है शालिभद्र सूरी। चंद्र शर्मा गुलेरी राजा मुंज को हिंदी का पहला कवि माना गया। तो एक और कवि आ गए, तीन के अलावा चौथा है राजा मुंज। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना है। शिव सिंह सेंगर जिन्होंने पहला हिंदी का इतिहास ग्रंथ लिखा शिव सिंह सरोज के नाम से, उन्होंने पुण्य या पुंड को हिंदी का पहला कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्र बरदाई को, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी, हिंदी का पहला कवि माना है। अब यहाँ पर हिंदी के पहले कवि के रूप में ये 8 नाम अपने आप में हिंदी साहित्य के इतिहास में आते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, लेकिन सबसे ज्यादा जो समर्थन मिला वो सरअप्पा को मिला, क्योंकि स्वयंभू अपभ्रंश भाषा से जुड़े हुए थे। तो ये अपभ्रंश भाषा में जो सबसे ज्यादा फेमस हुए स्वयंभू हुए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अपभ्रंश का जो रूप था अलग अलग, जैसे शोरसैनी अपभ्रंश है, मागधी, अर्धमागधी, उनमें से किसी का एक का प्रयोग करने के कारण जो है, जिसमें अर्धमागधी कहा जाता है, शोरसैन सूरी को वरीयता दी गई। क्योंकि हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ, तो हिंदी भाषा से प्योरली जो संबंधित है वो सरअप्पा है, क्योंकि ये दोनों के दोनों कहीं न कहीं शोरसैनी जो अपभ्रंश थी उससे जुड़े हुए थे। तो इसीलिए राजा मुंज है, विद्यापति, अब्दुल रहमान और फिर चंद्र बरदाई। तो रामचंद्र शुक्ल कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला कवि चंद्र बरदाई है, जिन्होंने हिंदी में प्रयुक्त होने वाली डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग करके इन्होंने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना आदिकाल में की। इसी वजह से इन्होंने जो अपना काव्य लिखा उसके तमाम उदाहरणों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की रामचंद्र शुक्ल ने कि इसी को ही हम हिंदी का पहला कवि मानेंगे। आदिकाल को वीर गाथा काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल, प्रारंभिक काल, बीज विपणन काल आदि नाम दिए गए। तो ये किसने दिए हैं, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। अब ये इनके नाम दे के आपको ये भी देगा, तो भी आपको इसी तरीके से इनके आंसर देने हैं। आदिकाल की प्रवृत्तियां हैं। आदिकाल की जो खूबी थी वो क्या क्या थी? आस्यदाताओं की प्रशंसा थी आदिकाल में। आस्यदाताओं का मतलब है कि राजदरबारी कवि हुआ करते थे, वो आज भी है। तो आपको ध्यान रखना, जब भी कोई कवि किसी पर्टिकुलर राजा के दरबार में रहता था तो वो उनकी विशेषताएं थी, उनकी जो खूबी थी, उन्हीं को वो बढ़ा चढ़ाकर अतिशोक्ति में उनका वर्णन करता था। तो आस्यदाता कभी भी राजा के खिलाफ नहीं लिखा करते थे, ना बोला करते थे, ना सुनाया करते थे। आदिकाल में लिखने की प्रवृत्ति कम और सुनाने बोलने की प्रवृत्ति ज्यादा थी, अर्थात मौखिक रूप से चीजों को ज्यादा रखा गया। लेकिन आदिकाल में ही अगर मैं बात करूं, करीब 1100 से 1200 ईस्वी के आसपास का जो हमारा समय था, उसमें खूब ग्रंथ लिखे गए और उसमें तमाम अतीत की उन घटनाओं को नए राजाओं के साथ जोड़ा गया कि आपके पूर्वज वास्तव में बहुत बहादुर थे, उन्होंने तमाम बड़े बड़े युद्ध लड़े और उसमें किस तरह से उन्होंने विजय प्राप्त की, ऐसा बढ़ा चढ़ा के वर्णन आश्रयदाताओं ने किया। तो आश्रयदाता का मतलब होता है जो दरबारी कवि होते थे, जिस राजा के दरबार में रहते थे। तो युद्धों के सुंदर व सजीव वर्णन थे। तो आदिकाल की रचनाओं में दूसरी सबसे बड़ी खूबी क्या थी
कि जब भी रचना को पढ़ते थे तो व्यक्ति, पढ़ने वाले व्यक्ति को ये लगता था कि ये युद्ध हमारी आंखों के सामने ही घट रहा है, अर्थात हम उसको आंखों से देख पा रहे हैं। तो युद्धों के सुंदर व सजीव वर्णन, सजीव का मतलब होता है कि पढ़ते हुए ये एहसास हो जाए, हम इतने डूब जाए कि हमें लगे कि ये घटना हमारे सामने हो रही है। ये दूसरी खूबी थी आदिकाल की। प्रवृत्ति का मतलब विशेषताएं होती हैं, प्रवृत्ति का मतलब खूबी होता है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर है, ज्यादातर वीर रस की ही रचना लिखी गई। उसका कारण ये था कि हमारे देश में छोटे छोटे भूभाग पर छोटे छोटे टुकड़े जो थे उनके अपने अलग अलग राजा हुआ करते थे। फिर उन राजाओं के बीच में कई बार विवाद भी होता था। ज्यादातर विवाद सीमा को लेके था, जैसे भारत पाकिस्तान और भारत चीन के साथ हमेशा हमारा सीमा का विवाद चल ही रहा है। ऐसे इन राजाओं का भी सीमा का विवाद था। तो जो राजा ताकतवर होते थे वो अपनी सीमा को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे चाइना की मंशा होती है, चाइना अपने आप में पावरफुल है, ताकतवर है, कभी वो ताइवान को अपने में मिलाने की कोशिश करता है, कहीं वो हांगकांग पे दावा ठोकता है, कहीं भारत के कुछ हिस्से पे वो गड़बड़ करता है, और कहीं श्रीलंका और पाकिस्तान में वो अपनी एंट्री दिखाता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, आदिकाल साहित्य का प्रमुख जो रस है वो वीर रस है, क्योंकि इसमें युद्धों के वर्णन ज्यादा हुए, और युद्धों का वर्णन किसमें होगा? वीर रस में। साथ साथ कुछ श्रृंगार रस में भी वर्णन है, और श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी ये होती है, आपको ये ध्यान रखना है, श्रृंगार जो शब्द होता है उसमें ये वाला आधास है और इसके साथ में ये वाला री होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें रे नहीं होता है बल्कि एक स्वर है री, जिससे री का ऋषि बनता है। तो यहाँ पर ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये क्या है? ये है, और इसके बाद में ये क्या है? यहाँ पे री। लेकिन कुछ किताबों में या कुछ जगह ये दिया होता है ये वाला, ये इसी की वजह से गलत है। तो ये वर्तनी के अंतर्गत ये वाला आधा से होता है, जिसको हम तालव्य से या सलजम वाला से कहते हैं, और इसके साथ री जुड़ा है। तो वीर रस के साथ दूसरा रस कौन सा है? श्रृंगार रस, क्योंकि राजा भोग विलासी भी रहे हैं, तो कुछ दरबारी कवि श्रृंगार रस में भी कविताएं करते थे। ऐतिहासिकता के संदर्भ में कल्पना की प्रचुरता है, अर्थात हमारा जो अतीत था, इतिहास था, उसको सही तरीके से नहीं रखा, उसकी जो ओरिजिनलिटी थी उसको खत्म करके कल्पना की प्रचुरता, कल्पना के आधार पे, मतलब ऐसे ऐसे वर्णन है। मैं एक किताब का उदाहरण ले लेता हूं यहाँ पे, कि एक राजा की सेना में एक लंगड़ा अंधा एक सैनिक भर्ती हुआ, और जब राजा ने उससे पूछा कि आपके पास आंख नहीं है, आपको दिखाई नहीं देता है, और आपकी एक आंख वैसे ही कानी है, एक आंख से आपको दिखाई देता है, तो युद्ध में तो तमाम वो इंसान सक्सेस होते हैं जो फिजिकली बिल्कुल फिट हो। एक पैर भी नहीं था, लेकिन वहां पे उसने जो वर्णन किया राज दरबार में अपनी वीरता का, वो बोले कि कोई नहीं है, मेरी जो आंखें गई है ये भी युद्ध में ही गई है, और मेरा जो पैर जो क्षतिग्रस्त हुआ है ये भी युद्ध में ही हुआ है। तो जो आदमी युद्ध में अपनी आंख अपना पैर गंवा बैठा हो, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो वीर नहीं है, योद्धा नहीं है, क्योंकि युद्ध में तो वास्तव में पीठ दिखा के लोग भागने वाले भी होते हैं, तो मैं उनमें से नहीं हूं। राजा उसकी बात से प्रभावित होता है और उसको बोलता है कि बताओ कौन सा घोड़ा लेगा। तो वहां पे वो जो सैनिक है, वो घोड़ा जो चुनता है वो अपने जैसा ही घोड़ा चुनता है, जो सबसे कमजोर है, जिसके पैर में भी दिक्कत है, क्योंकि युद्ध के दौरान घोड़े को दौड़ाते समय उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ, और वो फ्रैक्चर सही तरीके से जुड़ा नहीं, फिर वो एजेटिज रहा। अब वो लंगड़ा आदमी लंगड़ा घोड़ा लेके युद्ध करने जा रहा है, और उसमें भी वो कह रहा है कि इसका नेतृत्व मैं करूंगा इस युद्ध का। और जब उस नेतृत्व की बात आई तो सबने मना कर दिया, जो उसके सेनापति थे उन्होंने भी बोला कि नहीं, युद्ध हार जाएंगे, ऐसे थोड़ा, ये गलत डिसीजन होगा, और आदमी पहले ही वो नहीं है। अगर सेनापति जो नेतृत्व कर रहा है वही मारा गया, तो जो फौज होती है या सैनिक होते हैं उनका हौसला पहले ही टूट जाता है, तो वो अस्त व्यस्त हो जाती, क्योंकि डायरेक्शन का काम तो वही करता है कि किसको किधर जाना है, किसको क्या करना है। तो लेकिन उसके कहने पे राजा ने उसको नेतृत्व भी दे दिया, लेकिन जैसे नेतृत्व दिया तो किसी कारणवश जब युद्ध लड़ा गया तो उसका घोड़ा जो था, लंगड़ा घोड़ा, वो बिदक गया, अर्थात किसी ने उसको कुछ पीछे से मारा या कुछ भी किया, कोई आवाज सुनाई दी, कुछ भी,
तो वो घोड़ा बाकी घोड़ों से, बाकी जो सैनिक थे उनको छोड़ के इतनी तेज भागा, वो आगे पहुंच गया। और आगे जब उसको लगा कि ये तो रुक ही नहीं रहा है, सेना तेरी पीछे, तू अकेला है और सामने शत्रु सेना खड़ी है, तो उस जो लंगड़ा जो सैनिक था, या ये कहे कि जिसके पैर में फ्रैक्चर था, उन्होंने अपने आप का बचाव करने के लिए, क्योंकि उनकी सेना काफी पीछे रह गई थी, तो दौड़ते हुए उस घोड़े से एक पेड़ की शाखा को पकड़ लिया। और जब पेड़ की एक बड़ी शाखा को पकड़ा, क्योंकि वो हट्टा गट्टा था, तो वो शाखा टूट गई। उससे एक आवाज आई बहुत तेज पेड़ को टूटने की, और उस पेड़ के टूटने की आवाज से जो शत्रु पक्ष की सेना थी वो डर गई कि अकेला आदमी युद्ध करने के लिए आया है, और उसने तो पेड़ को ही उखाड़ दिया, पेड़ को तोड़ दिया, तो शत्रु सेना भाग गई। ऐसे ऐसे वर्णन कल्पना की प्रचुरता से भरे हैं। बिना युद्ध लड़े, बिना हथियार उठाए, केवल पेड़ की एक शाखा तोड़ने मात्र से शत्रु सेना डर गई, ऐसा वर्णन कल्पना की प्रचुरता कहलाता है, जबकि इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब क्या थे? आदि काल की जो रचनाएं हैं, आदि काल में जो ग्रंथ लिखे गए, ये उनकी विशेषताएं, उनमें खूबी है कि एक तो आस्यदाताओं की यथार्थ, जिनके दरबार में राजा रहते, दरबारी कवि रहते थे, उन्हीं राजाओं की प्रशंसा, उनके पूर्वजों की प्रशंसा करते थे। युद्धों का सजीव वर्णन मिलता है, वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस मिलता है, ऐतिहासिकता के संदर्भ में कल्पना ज्यादा है, अप्रमाणिक रचनाएं हैं, कोई प्रमाणिक स्रोत नहीं है, इधर उधर से चीजों को इकट्ठा करके चीजों को रखा गया है, सामूहिक राष्ट्रता का अभाव है। यही कारण है आदिकाल में सबसे ज्यादा युद्ध लड़े गए। 1050 से लेकर 1375 तक भारत के जो हिंदू राजा थे वो आपस में ही लड़ाई कर रहे थे, और उसका एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने है इतिहास। यही कारण है कि बाहर से लोग आए और इनकी आपसी फूट का फायदा उठा के देश को गुलाम बना गए। तो सामूहिक राष्ट्रता का अभाव रहा है, छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते थे, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग होता था। तो उस समय हिंदी की जो पुरानी अपनी भाषा है, जो राजस्थानी हिंदी से जुड़ी हुई है, तो राजस्थानी जिसको हम मारवाड़ी, जयपुरी, ठीक है, मालवी और मेवाती के नाम से जानते हैं, उसी का ही राजस्थानी का एक रूप क्या है? डिंगल पिंगल। तो इन ग्रंथों में, आदिकाल के ग्रंथों में किसका प्रयोग हुआ? डिंगल पिंगल भाषा। अब आपसे कुछ भी ले लेगा वो कि ये बताइए पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसकी बताइए भाषा कौन सी है, तो आप कहोगे डिंगल पिंगल। तो डिंगल पिंगल के बाद दूसरी कोई भाषा प्रयोग में आई तो वो ब्रज भाषा थी। तो राजस्थानी के अंतर्गत ब्रज है, और जो ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, अलीगढ़, ये सारा का क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान से लगता हुआ। तो अपने आप में मूल रूप से हम राजस्थानी कहेंगे, लेकिन राजस्थानी का एक भाग क्या है? हमारा डिंगल पिंगल है। और दूसरी भाषा जो प्रयोग हुई आदिकाल में वो ब्रज भाषा में ही ज्यादातर रचनाएं लिखी गई। आदिकाल का नामकरण करने वाले विद्वान जिन्होंने अलग अलग नाम दिए उनके बारे में यहाँ दिया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल कहा, ये भी पूछा जाएगा आदिकाल नाम किसने दिया। ठीक है, इनको देके इनको पूछ लेगा, इनको देके इनको पूछेगा। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? आदिकाल कहा। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? वीर गाथा काल। तो वीर गाथा काल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा? वीर काल। वीर गाथा नहीं कहा, वीर काल कहा। काल मतलब समय, वीर का काल, वीरता का काल। राहुल सांसकर्ता ने सिद्ध सामंतों का काल कहा। गणपति चंद्रगुप्त ने इसको शून्य काल कहा। ध्यान रखना है, पूछा जाता है। शून्य काल की संज्ञा आदि काल को, वीर गाथा काल को किसने दी? गणपति चंद्रगुप्त ने। मिश्र बंधु, ठीक है, ये प्रारंभिक काल इन्होंने कहा मिश्र बंधुओं ने। बंधु मतलब भाई है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधु ने दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल को बीज विपणन काल कहा, अर्थात यहाँ से शुरुआत हुई। राम कुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल दो नाम दिए। राम कुमार वर्मा ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा। चारण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अर्थात हमारे जो लेखक होते थे उनको हम उस समय कवि लेखक ना कह के चारण कहते थे, क्योंकि वो जो गांव होते थे छोटे छोटे, उनमें घूम घूम के वो बताते थे अपने
पूर्वजों के बारे में, अतीत के बारे में बताते थे कि आपका जो गांव है उसमें सबसे पहला व्यक्ति कौन था, फिर उनके कौन पुत्र हुए, फिर उनका पुत्र कौन है। गोत्र की जो परंपरा चली वो इसी आदिकाल से चली, चारण काल से। मोहन अवस्थी सुमन राजे ने इसको क्या कहा, आधार काल कहा, क्योंकि ये बाकी काल का आधार है, इसलिए इसका नाम मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने क्या रखा, आधार काल। तो अब आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से बताइए शून्य काल किसने कहा, तो आप कहोगे गणपति चंद्रगुप्त ने, आदि काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, वीर काल विश्व प्रसाद मिश्र ने, सिद्ध सामंतों का काल राहुल सांस्कृतायन ने, शून्य काल कहा गणपति चंद्रगुप्त ने, प्रारंभिक काल अर्थात सबसे स्टार्टिंग का काल नाम दिया गया मिश्र बंधु ने, बीज विपणन काल नाम दिया गया महावीर प्रसाद द्विवेदी, संधि काल व चारण काल राम कुमार वर्मा, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन। हाँ, तो इसी चारण को ही आज के टाइम में क्या कह रहे हैं हम, भाट कह रहे हैं। तो चारण क्या करते थे, एक वंशावली का पूरा लेखा जोखा रखते थे, और भाट वंशावली में से कुछ गोत्र का लेखा जोखा रखते थे। तो चारण और भाट में मुख्य अंतर यही है, चारण के पास पूरी वंशावली होती थी और भाट के पास गोत्र की सारी सीक्वेंस होती थी। तो आधार काल क्या है, मोहन अवस्थी और सुमन राजे। आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, दलपति विजय की रचना क्या है, खुमान रासो। लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि तमाम क्वेश्चन जो अब तक आपके सामने आए, क्वेश्चन की वैरायटी के आधार पे ही चीजें चल रही है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आदिकाल का नामकरण करने वाले विद्वान किसने क्या नाम रखा गया, एक तो क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा है आदिकाल की विशेषताएं, प्रवृत्ति, खूबी। इसके बाद में फिर पहला जो कवि माना जाता है वो किसको माना जाता है, क्यों माना जाता है। इसके बाद में इनका जो, ये तो पहले कवि वाला क्वेश्चन है। फिर है राम स्वरूप चतुर्वेदी और राम चंद्र शुक्ल के अनुसार जो काल विभाजन है वो उसका सही समय क्या है। तो ये जिस तरह का क्वेश्चन है, फिर रचना और रचनाकार, जैसा क्वेश्चन है उसी की तरीके से आपके सामने इन तमाम कंटेंट को रखा जा रहा है, और यही क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। अगर यहाँ तक चीजें आपकी समझ में आ गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। यहाँ तक अगर चीजें आपको क्लियर हुई, आज का काम आज ही कंप्लीट करना है। पढ़ने को तो आप भी पढ़ लेते हैं इस चीज को, लेकिन आप इसको कई बार पढ़ने के बावजूद भी क्वेश्चनों को गलत करते हो। उसका रीजन होता है कि क्वेश्चंस की वैरायटी को अगर आप अलग से निकाल के नहीं पढ़ोगे तब तक वो क्वेश्चन तैयार नहीं होगा। यहाँ तक अगर चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी है, सबको समझ में आया, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। अजय, गणेश, मन्नू, धर्मेंद्र, सुनील, शिवा, अमित, मोहन, राकेश, ओमकार, रंजन, रमन, सुनील, सुशील, अनिल, अमित, प्रियंका, पूजा, अश्विनी, रविकांत, जितेंद्र, मोहन, लक्ष्मी, अंशु, प्रियंका, भारती, सत्यम, आकाश, विशाल, विपुल, रविंदर, मोनू, सचिन, अजय, भारती, संगम, धर्मेंद्र, संजय, मनोज, किरण, बबलू, रीतू, अनु, सचिन, जीनू जी, प्रमोद, थैंक यू। चलो जी, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनको थोड़ा 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 करके आपको पढ़ना है, और इन्हीं क्वेश्चनों के आंसर आपको जब आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप ये पूछे जाएंगे आपको देना है। दलपति विजय खुमान रासो, तो ये क्या है, रचना है, पुस्तक है, ग्रंथ है, काव्य है। और ये क्या है, कवि है, लेखक है, रचनाकार है। तो हम यहाँ कवि कहे, लेखक कहे, रचनाकार कहे, बात सब एक ही है। कवि कहे, रचनाकार कहे, या फिर हम लेखक कहे। तो कवि, रचनाकार या फिर क्या है, लेखक। दलपति विजय खुमान रासो, जी जी, हाँ, सबका नाम आ रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जब एक साथ पढ़ते हैं तो कमेंट थोड़ा स्पीड से निकलते हैं, तो सबका नाम नहीं लिया जाता है। जी, जैसे अभी सामने जो दिखाई दे रहे हैं
वो ब्रजभानु हैं, भूषण हैं, शिव हैं, आदर्श हैं, आदेश, सचिन हैं, मुकेश हैं, विकास, अश्विनी, मोहित, रंजन, यश, प्रीत जी, थैंक यू। तो यहाँ दलपति विजय की रचना खुमान रासो, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो, नरपति नहाल बिशलदेव रासो, जगनिक की रचना परमाल रासो। इसी का अल्लाह खंड ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है। ठीक है, परमाल रासो के अलग भाग है, उसमें से एक भाग क्या है, अल्लाह खंड। तो कई बार ये पूछा जाता है अल्लाह खंड के रचनाकार बताइए, कवि बताइए, तो राइट आंसर क्या होगा, जगनिक होगा। सारकधर क्या है, हमीर रासो है। नरसिंह भाट की रचना विजयपाल रासो है। तो ये सारे के सारे क्या है, रासो ग्रंथ है। अब बहुत सारे बच्चे यही है कि यही पहचान नहीं पाते कि रचना के नाम है, ये पृथ्वीराज दे दिया। अरे जब यहाँ रासो है तो ये अपने आप में रासो ग्रंथ, ये क्या है, रासो ग्रंथ कहलाते हैं। तो ये रासो ग्रंथ की परंपरा है। वीर गाथा काल के अंदर आपको ध्यान रखना है किसमें, रासो ग्रंथ की अपनी शैली थी। इसीलिए आपने देखा कि इन सब के साथ क्या लगा हुआ है, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, बिशलदेव रासो, परमाल रासो, अमीर रासो। तो रासो ग्रंथ की परंपरा रही है। तो ये जो खुमान रासो है किसने लिखा, दलपति विजय ने। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, बिशलदेव रासो नरपति नहाल, परमाल रासो जगनिक, अमीर रासो श्रांगधर, ठीक है, विजयपाल रासो नल सिंह भाट। विद्यापति की रचना कीर्तिलता बहुत पूछी जाती है। कीर्ति पताका, पदावली, लेखनावली, ये सब किसकी है, विद्यापति। विद्यापति अपने आप में हिंदी, संस्कृत और मैथिली भाषा के प्रसिद्ध जानकार रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, मैथिली के कोकिल भी इनको कहा गया रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। सरअप्पा ने कौन सी रचना लिखी, दोहा कोश, जिनको हिंदी का पहला कवि माना जाता है वो कौन है, सरअप्पा। तो सरअप्पा को की रचना का नाम है दोहा कोश। स्वयंभू ये अपभ्रंश के पहले कवि माने जाते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि भी इनको कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पौवम चरित इनकी फेमस रचना है। फिर रिट नेमी चरित है, अरिष्ट नेमी चरित इसका दूसरा नाम है। तो ये स्वयंभू छंद, ये 3 रचना स्वयंभू ने लिखी जिसमें अपभ्रंश, ठीक है, का प्रयोग ज्यादा हुआ। केदारनाथ भट्ट या भट्ट केदार जयचंद प्रकाश रचना है। अब्दुल रहमान, इनको भी हिंदी का पहला कवि माना गया है। ठीक है, क्या है, संदेश रासक। ठीक है, प्रमाणिक, प्रथम प्रमाणिक ग्रंथों में से ये आता है। प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ में कौन आता है, संदेश रासक, अब्दुल रहमान की रचना। विजय सेन सूरी, रेवत गिरिदास, जिन धर्म सूरी, स्थूलभर्त, ये सब जैन धर्म से संबंधित रहे हैं। पुष्पदंत, ठीक है, महापुराण, जय कुमार चरियम, ओजस हर चरियम, ये रचना भी पूछी जा चुकी है कई बार एग्जामों में। महापुराण, जय कुमार चरियु, ओजस है चरियु। तो चरित्र को यहाँ चरियु कहा जाता है अपभ्रंश में। तो इसमें अपभ्रंश में चरु होगा और हिंदी में इसी को क्या कहा जाता है, चरित्र कहा जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। तो ये पुष्पदंत क्या है, ये भी अपभ्रंश के जो है भवभूति कहलाते हैं। अपभ्रंश के भवभूति किन्हें कहा जाता है, पुष्पदंत को कहा जाता है। और अपभ्रंश का वाल्मीकि किन को कहा जाता है, स्वयंभू को कहा जाता है। तो अपभ्रंश के जो सबसे फेमस कवि हुए हैं उनमें स्वयंभू और पुष्पदंत हैं। तो इनकी ये रचना थी। इसके बाद है जिनदत्त सूरी है, उपदेश रसायन रास। तो जिनदत्त सूरी की रचना क्या है, उपदेश रसायन सात। देवसेन स्वर्गाचार्य, शालिभद्र सूरी, इनको भी हिंदी का पहला कवि माना जाता है। भरतेश्वर बाहुबली रास है, अपभ्रंश प्रभावित पहली रचना है। और दूसरी रचना है पंच पांडव चरितरास। पंच पांडव चरितरास क्या है, शालिभद्र सूरी की रचना, जिनको हिंदी का पहला कवि अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा माना जाता है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ये आप विशेष हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रवरदाई कौन थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी, रासो ग्रंथ, हिंदी की पहली रचना, या ये कहो हिंदी के पहले कवि के रूप में भी चंद्रवरदाई को माना जाता है। ठीक है, किसके अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी ये कवि थे।
इसीलिए आदिकाल के अंदर जितने भी कवि रहे वो किसी न किसी में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि दरबार में रहे हैं, उनके राजाओं के आश्रित में रहे हैं। इनकी रचना चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकाव्य और इन्हें हिंदी का प्रथम महाकवि होने का या महाकाव्यकार होने का श्रेय जाता है, इसके द्वारा रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो महाकाव्यकार का मतलब क्या है, हिंदी के पहले कवि ये माने जाते हैं। और इनका जो काव्य है पृथ्वीराज रासो, वो पहला महाकाव्य माना जाता है हिंदी का। विद्यापति को अभिनव जयदेव कहते हैं। संस्कृत में एक जयदेव हुए जिन्होंने गीत गोविंद रचना लिखी है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के तमाम प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया, कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। तो यहाँ जयदेव वैसे संस्कृत के प्रसिद्ध कवि रहे। तो अभिनव जयदेव का मतलब होता है नया जयदेव। जैसे बोलते हैं ना कि कोई बच्चा घर में छोटा है तो उसको जूनियर बना देते हैं, ठीक है, कि जिसका पापा का नाम होता है कि ये जूनियर ये है। तो विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया गया। इनकी रचना पदावली के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें अपनी रचना हिंदी साहित्य के इतिहास में मैथिल कोकिल कहा। तो यहाँ पदावली को पढ़ने के बाद में तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, इनको नाम दिया गया मैथिल कोकिल के नाम से, क्योंकि उसमें मैथिली का प्रयोग इन्होंने किया। और मैथिली कहाँ बोली जाती है आज के टाइम में, ये आपको ध्यान रखना है। मैथिली का प्रयोग हो रहा है दरभंगा, ठीक है, मुजफ्फरपुर, ठीक, और मधुबनी जो जिला है बिहार का, जो नेपाल बॉर्डर से लगता हुआ है। तो नेपाल बॉर्डर से लगता हुआ जो बिहार का हिस्सा है वहां मैथिली का प्रयोग होता है। और ये वहीं के रहने वाले थे विद्यापति। तो विद्यापति को मैथिली की अच्छी जानकारी थी। ये रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में पदावली जो रचना विद्यापति की थी उसको पढ़ने के बाद में इनको मैथिल कोकिल की उपाधि दी। बाकी इनको अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। विद्यापति को संस्कृत, मैथिली, अपभ्रंश में अपनी रचनाएं की है। तो यहाँ पे इनकी हिंदी में तो रचना है ही, जैसे विद्यापति और इनकी जो कीर्तिलता जो रचना है कीर्ति पताका, वो हिंदी की रचनाएं हैं। लेकिन संस्कृत, मैथिली और अपभ्रंश भाषा के ये अच्छे जानकार थे। इनकी रचना कीर्ति पताका अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। इन्होंने कुल 14 ग्रंथों की रचना की है। किसने? विद्यापति के। कितने ग्रंथ हैं? 14 ग्रंथ इनके मिलते हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा अपभ्रंश के फेमस कवि कौन है? स्वयंभू, क्योंकि वाल्मीकि संस्कृत के आदि कवि माने जाते हैं। तो इन्होंने जो रचना लिखी रामायण, उस रचना को आदि रचना कहा जाता है। तो आदि कवि की उपाधि किसको मिली? वाल्मीकि को मिली। और आदि रचना जो कहलाती है वो क्या है? रामायण है। तो रामायण के कारण यहाँ पर जो सबसे ज्यादा फेमस हुए संस्कृत साहित्य के अंदर, खासकर लौकिक साहित्य के अंदर, वो वाल्मीकि हुए। तो जिस तरीके से संस्कृत में वाल्मीकि का नाम सबसे आगे लिया जाता है, ऐसे ही अपभ्रंश के अंतर्गत स्वयंभू का नाम सबसे आगे है। अपभ्रंश का पहला महाकवि किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश का पहला कवि। जैसे संस्कृत में वाल्मीकि को आदि कवि माना जाता है और उनके ग्रंथ रामायण को आदि ग्रंथ कहा जाता है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख पतंजलि ने किया है। अपभ्रंश जो शब्द है जिससे हिंदी का विकास हुआ है वो क्या है? अपने आप में यहाँ अपभ्रंश है। तो अपभ्रंश का आपको ध्यान रखना है, उल्लेख कहाँ मिलता है? पतंजलि ने सबसे पहले अपने ग्रंथ में किया। बौद्ध धर्म से जुड़े जो साहित्य थे उनकी भाषा पाली है, क्योंकि बौद्ध धर्म की भाषा पाली है। सबसे पहले संस्कृत थी वैदिक धर्म के अंदर, फिर वो पाली में कन्वर्ट हो गई 500 ईसा पूर्व के आसपास। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का नाम एक तो खड़ी बोली के लिए जाना जाता है, एक पहेली और मुखरियां लिखने के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे मुखरियां लिखने का सर्वप्रथम प्रयास भी अमीर खुसरो ने किया। पहेलियां, मुखरियां और खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास में अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। डोला मारूरा दूल्हा 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा का काव्य है, जिसमें राजस्थान की लोक संस्कृति को दिखाया गया है। तो ये क्या है? राजस्थान की लोक संस्कृति में 11वीं शताब्दी में लिखा गया फेमस ग्रंथ है डोला मारूरा
दूल्हा। इस काव्य के मूल कवि कल्लोल है। तो ये किसकी रचना है? ये कल्लोल की रचना है। सरहप्पा को सिद्धों का प्रथम कवि माना जाता है, सबसे पुराना कवि माना जाता है, पहला कवि माना जाता है। इन्होंने सहजयान और वर्जयान का प्रवर्तक भी कहा जाता है। तो सरहप्पा के समय में दो वाद चले, दो संप्रदाय चले। एक का नाम सहजयान था और दूसरे का नाम था वर्जयान। जैसे जैन धर्म जो है दिगंबर श्वेतंबर में विभाजित हो गया, इसलिए सरहप्पा के द्वारा जो स्टार्टिंग में वाद संप्रदाय आया उसको बाद में दो भागों में विभाजित होना पड़ा, एक सहजयान और एक है वर्जयान। तो सहजयान और वर्जयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सरहप्पा, जो कि राहुल सांस्कृता और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। तो सिद्धों के ये प्रथम कवि कहलाते हैं। इनका संबंध सिद्ध साहित्य से है। इनका संबंध सिद्ध, जो आज की डेट में जिनको हम साधु कह रहे हैं, जैन धर्म में उनको क्या कहते हैं? सिद्ध कहते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सर्वप्रथम अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा, ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो गुलेरी जी ने अपभ्रंश को क्या कहा? पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी कौन सी है? जो अरबी फारसी मिश्रित हिंदी है उसको भी कह रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पे अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और यही बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाद में कहा, क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले थे। ध्यान रहे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। अब वो पूछ रहे हैं आपसे, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले व्यक्ति बताइए। तो सर्वप्रथम सबसे पहले किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। तो ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोनों ऑप्शन में है तो ए और बी दोनों होगा। अतः पुरानी हिंदी का सर्वप्रथम नामकरण करने वाले विद्वान चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। तो पुरानी हिंदी का जो नामकरण किया गया, ठीक है, अपभ्रंश को कहा गया था पुरानी हिंदी, वो सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। आदिकाल में पहेलियां मुखरियां गजलों की रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? अमीर खुसरो हैं। तो अमीर खुसरो को किस लिए जाना जाता है? पहेलियों के लिए, मुखरियों के लिए, गजलों के लिए, और इसके बाद में खड़ी बोली में रचना करने के लिए। खड़ी बोली में रचना करने के लिए पहेली, मुखरियां, गजल और खड़ी बोली में किसका नाम प्रसिद्ध हुआ? अमीर खुसरो का नाम प्रसिद्ध हुआ। ये है आपका भक्ति काल, जिसको करेंगे हम कल शुरुआत, लेकिन उससे पहले लेंगे आदि काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। कुछ प्रश्न मैं कराऊंगा, कुछ आपको करने हैं। प्रश्न करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे? भक्ति काल को पढ़ेंगे, फिर भक्ति काल के प्रश्न लेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास से और उसके उद्भव और विकास के बारे में तमाम जानकारी आपको आज दी गई। और हम केवल इतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आदि काल के, भक्ति काल के, रीति काल, आधुनिक काल के, उन्हीं पे हमारा फोकस रहेगा। अदरवाइज इसी आदि काल को हम 6 महीने तक भी पढ़ सकते हैं। अपने आप में इतना बड़ा इतिहास है, तो उसी इतिहास को आप 1 साल तक कंटिन्यू भी पढ़ सकते हो और आपको लगेगा कि हाँ ये सारी चीजें काम की चीज है। लेकिन जब फाइनली हमें किसी एग्जाम में अपने क्वेश्चनों को सही करके सिलेक्शन लेना होता है, तो उसमें हमें अपने कंटेंट को भी उसी सीक्वेंस में रखना पड़ेगा जिस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो कल लेंगे आदि काल के क्वेश्चंस और इसके साथ पढ़ेंगे फिर भक्ति काल के बारे में। तो कल मिलते हैं फिर आदि काल के साथ।